तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिजिक्स फर्रे और मैं हूं यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो गाइस, अपन फिजिक्स रिवीजन सीरीज कर रहे थे जिसमें अपन एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन तक अपन कर चुके हैं। ठीक है, अपना एक चैप्टर पीछे रह गया था, वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है ना, वो भी अपन आज कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप बार बार रिपीटेटिव मोड पे वीडियो को लूप पे लगा के देखते रहिए, जिससे आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला याद रहेंगे। उसके बाद में आपको इन वीडियोस का जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद के नोट्स बनाइए सेम टू सेम करके। ठीक है ना, कुछ पॉइंट आप खुद से ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें आप पूरे प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना गाइस, तो अभी अपन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यूनिट एंड डायमेंशन। देखो, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूनिट क्या होती है सर, डायमेंशन क्या होता है, मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, देखो कोई फॉर्मूला में ऐसे लिखा हुआ है, देखो कि विलोसिटी में अपन क्या लिखते हैं कि विलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, ये उसकी यूनिट है। ठीक है ना, कि सर आपने कोई भी वैल्यू लिखने के बाद में जो लगाया है ना, वो है उसकी यूनिट। और डायमेंशन क्या होती है विलोसिटी की, विलोसिटी क्या होगी एल अपॉन टी। तो एल को क्या लिखेंगे अपन, एल, और टी को क्या लिखेंगे T-1। ये होती है डायमेंशन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया ना कि यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज गाइस क्या होती हैं, देखो ऐसी क्वांटिटीज जिनका अपन कैलकुलेशन कर सकें, या ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन किसी फिजिकल प्रोसेस को समझाने में यूज करते हैं। ठीक है ना, उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है गाइस, देखो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है गाइस, एक होता है एन और एक होता है यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन मतलब नंबर और यू मतलब यूनिट। नंबर इंटू यूनिट इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। सर अब एक क्या है, देखो नंबर अपन लिखते हैं कि किसी बॉडी का अपन को मास लिखना है, तो मास कैसे लिखेंगे अपन, 5 kg। ठीक है, तो 5 तो हो गया उसका नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और kg क्या हो गया, kg हो गया उसकी यूनिट। ठीक है ना, तो अपन ऐसे ही तो लिखते हैं। देखो अब इसमें इससे अपने को ये पता चल रहा है कि एन यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जितनी यूनिट जितना बड़ा होता जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी गाइस। ठीक है, और यूनिट जितना छोटा होता जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि N1U1 इजकल टू N2U2। देखो अपन 1 kg ये यूनिट बड़ी है गाइस। ठीक है, और ग्राम यूनिट होती है वो छोटी होती है। आपको पता है कि ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है। देखो ग्राम की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई है 1000, है ना, और केजी की न्यूमेरिकल वैल्यू केवल 1 है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। ठीक है ना, देखो एक तो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है गाइस, आप इनको अच्छे से देखना। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मैंने लिखा है फ्री। फ्री मतलब हो गया नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर, मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप मास को किसी दूसरी क्वांटिटीज से डेराइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेंथ को नहीं कर सकते हो ऐसे। ठीक है ना, तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी वो कितने टाइप की होती है, वो 7 टाइप की होती है। उनको आपको याद रखना है। देखो एक होता है मास, एक होता है लेंथ, एक होता है टाइम, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है करंट, एक होता है सबस्ट्रेट क्वांटिटी, एक होता है इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, देखो इनकी यूनिट क्या होती है, केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। और डायमेंशन क्या होती है, MLT/A/mol/CD, MLT/A/mol/CD। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं गाइस। अब आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे फ्री क्यों बोला है। ठीक है ना, ये फ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो अब देखते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब होता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव की गई हैं। कैसे की गई हैं, देखो मेरे को पता करना है कि विलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। विलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बताओ। विलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या होता है विलोसिटी की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, एल अपॉन टी तो होता है वेलोसिटी, तो इसको अपन डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, LT-1। ठीक है ना, वैसे अपन एक्सीलेशन क्या लिखते हैं अपन, एक्सीलेशन की चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को क्या लिख रहे थे अपन, LT-1 अपॉन टी।
इक्वल टू क्या हो जाएगा L_t-2। ठीक है गाइस। वैसे अपन फोर्स क्या होता है गाइस, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ, मास को तो मास ही लिखेंगे, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, L_t-2। समझ में आ गया। तो ये कौन सी क्वांटिटीज हो गई, ये डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। देखो फोर्स को अपन किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, मास लेंथ और टाइम। और मास लेंथ और टाइम क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं गाइस। ठीक है ना। ऐसे जैसे देखो वेलोसिटी को अपन कैसे लिख रहे हैं, लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम क्या है, लेंथ और टाइम तो ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई ना। ऐसे मतलब जो क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे उनको अपन बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है गाइस। अब तीसरी होती है एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है, ये डायमेंशन लेस होती है। ठीक है ना। पर इनकी यूनिट तो होती है। अब देखो इसके दो ही एग्जाम्पल है और वो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो एग्जाम्पल होता है इसका एंगल, एक होता है इसका सॉलिड एंगल। एंगल का पता है आपको, सॉलिड एंगल को भी आपको पता ऐसे चल जाएगा। देखो ऐसे ये एंगल होता है ना, सॉलिड एंगल हो जाएगा गाइस। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमेंशन लेस है। देखो एंगल का डायमेंशन होता है क्या, कुछ नहीं होता है गाइस, कोई डायमेंशन नहीं होता है एंगल का। ठीक है। उसके बाद में देखो इसका जो यूनिट क्या होती है, या तो एंगल को अपन रेडियन लिखते हैं या फिर अपन लिखते हैं डिग्री। वैसे ही सॉलिड एंगल की डायमेंशन क्या होता है, M0 L0 T0। पर इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेट रेडियन होती है गाइस। ठीक है। अब देखते हैं गाइस अपन। देखो इस यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा के लिखा है कि ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सा होगा, जो मतलब फ्री होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब फ्री का मतलब वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। मतलब एक दूसरे के फॉर्मूले में नहीं आने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, खूब सारे से आपको ग्रुप दे रखे होंगे, 3-4 ग्रुप दे रखे होंगे कि इन ग्रुप में कौन सा ग्रुप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करता है। ऐसे तो उसमें क्या देखना है आपको, कि देखना है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्या मास टाइम पे डिपेंड करता है, क्या मास के फॉर्मूले में टाइम आता है, क्या नहीं आता। मास में तो मास ही आता है। ठीक है। क्या टाइम वाले फॉर्मूले में मास आता है, नहीं आता गाइस। वेलोसिटी में क्या आता है, L_t-1 आता है। ऐसे समझ गए ना, कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे तो जिस ग्रुप में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते ना, वो फिजिकल क्वांटिटीज होता है। क्या इस वेलोसिटी L/t और इसको आपस में डेराइव कर सकते हैं, कि आप नहीं कर सकते ना, तो मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज है। ये ग्रुप वाले फॉर्मूले आते हैं कि खूब सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें से पूछा है कि कौन सा ग्रुप फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करता है। ठीक है। तो आप ये कर लोगे। ठीक है ना। अब देखो मेनली आपको कहीं भी किसी भी ऐसे पूछा कि मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ आप, ये सब चीज़ें, मतलब यदि कहीं भी आपको डायमेंशन पूछा है ना, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला याद करो आप, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखो कि जिस फॉर्मूले में वो कांस्टेंट एनर्जी या फिर फोर्स के फॉर्म में आए। समझ में आ गया, एनर्जी या फोर्स। क्योंकि सारे मैक्सिमम जितने भी डायमेंशन होती है ना, वो एनर्जी या फोर्स से निकलती हैं। क्या, एनर्जी और फोर्स के। तो जितने भी चैप्टर्स के एनर्जी और फोर्स के फॉर्मूले हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अभी आप टेंशन मत लेना कि सर ये तो मेरे को याद ही नहीं है। जैसे जैसे आप फिजिक्स के चैप्टर पढ़ते जाओगे ना, तो चैप्टर वाइज आपको उनके फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है। तो लोड नहीं लेना होता है एक साथ याद करने का। ठीक है। एक बार देख लीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ ये रिलेट कर पा रहे हैं अपन। ठीक है। देखो तो एनर्जी और फोर्स से रिलेटेड होते हैं। कैसे सर, देखो E= क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। अब आप एनर्जी का मेरे को बताओ डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखो एनर्जी इक्वल क्या होती है गाइस, ½ mv²। आपको पता है हाफ का कुछ नहीं होगा, m का क्या हो जाएगा m, v का क्या हो जाएगा, v का क्या होता है L_t-1 होता है ना, उसका होल स्क्वायर कर दिया तो क्या निकल गया, mL²t-2। ये होता है किसका गाइस, एनर्जी का। फोर्स का क्या निकालोगे अपन, फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को अपन मास लिख दिए और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं अपन, एक्सेलरेशन को लिखते हैं L_t-2। तो क्या हो जाएगा mL_t-2। ये क्या हो गया गाइस, फोर्स हो गया गाइस। ठीक है ना। देखो वैसे कुछ ये मैं आपको निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या है, वर्क है। वर्क को कैसे लिखते हैं अपन, W=F.S। अब बताओ ऐप का क्या लिखा है मैंने, ऐप का क्या आता है, डायमेंशन ये लिख रखा mL_t-2 और s भी तो डिस्टेंस है तो इंटू l, तो क्या हो गया mL²t-2। तो इससे क्या पता चल गया कि जो डायमेंशन है ना वो W और एनर्जी का दोनों का सेम ही होता है गाइस। देखो यहाँ पे भी यही आ रहा है mL²t-2, यहाँ पे भी आ रहा है mL²t-2। ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। वैसे देखो ये दे रखा है इंडक्टेंस का निकालना है अपने को। ठीक है ना। इंडक्टेंस वो कहाँ होगा,
अभी आप ये पूछो कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ई इजकल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये अपन 12th में जब चैप्टर निकालेंगे ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, वहाँ उन सब चीज़ों में आएगा, उन जब 12th में आएगा ये फॉर्मूला। तो ई इजकल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब बताओ, मेरे से पूछा कि इस एल का डायमेंशन बताना है मेरे को, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, मैंने क्यों बोला है कि सारे अपन डायमेंशन है ना, अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशन वो एनर्जी या फोर्स के फॉर्मूले से निकालते हैं। आप ये दोनों फॉर्मूले याद करके रखो। तो यदि मेरे से किसी ने पूछा कि आप जो इंडक्टेंस है ना उसका डायमेंशन निकालो, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा फॉर्मूला देखूंगा जिसमें इंडक्टेंस भी आ रहा हो और फोर्स भी आ रहा हो, या फिर ऐसा फॉर्मूला देखूंगा जिसमें एनर्जी आ रही हो और इंडक्टेंस आ रहा हो। तो मैंने देखा एनर्जी वाला, तो एनर्जी को लिख दिया मैंने हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी का मुझे पता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो मैंने ऊपर लिख दिया है। कुछ से तो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो हाफ की जगह तो कुछ नहीं आने वाला, और एल की जगह मैंने एल लिख लिया इंडक्टेंस की जगह, और आई क्या होता है, करंट होता है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया एम्पियर। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। तो एल का क्या आ गया, यहाँ से एल एम्पियर को इस साइड में लेके चले गए तो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम्पियर माइनस टू। समझ में आ गया, निकालना सीख गए आप कैसे निकालोगे। वैसे ही देखो एक और देखते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आपको पूछा गया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, कैसे निकालोगे। मैंने बोला ना कि एनर्जी या फोर्स का फॉर्मूला निकालो। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है ग्रेविटेशन में, एफ इजकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, पता है आप लोगों को, ठीक है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं गाइज, अपन फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू इक्वल टू जी की जगह जी, एम की जगह एम और एम की जगह भी एम, तो क्या हो गया एम स्क्वायर अपॉन रेडियस क्या है लेंथ है, तो अपॉन एल स्क्वायर। अब अपन जी को यहाँ पे रख के इन सबको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा जी का फॉर्मूला, तो जी का फॉर्मूला आएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब मैंने कैसे निकाला, क्या बोल रहा था मैं कि एनर्जी और फोर्स के फॉर्मूले सब निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। अब देखो कुछ फॉर्मूलेज है ना, कुछ फॉर्मूला वो आप देख लो, इनको आप याद रखना, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं में से पूछे जाएंगे, यदि डायमेंशन आपको पूछी जाएगी ना तो इन्हीं फॉर्मूले से पूछी जाएगी 99%, तो ठीक है। तो आप इनको देख लो। बताओ एरिया को क्या बोलते हैं गाइस, एरिया को कैसे लिखते हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया की डायमेंशन क्या आ गई गाइस, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से निकाल लोगे ना, मैंने सारे को फॉर्मूला लिख दिया है, फिर फॉर्मूला से आप ना उनके डायमेंशन निकाल लेना। समझ में आ गया ना। देखो फोर्स को क्या लिखते हैं अपन गाइस, फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वैसे बताओ अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो परमेबिलिटी रहती है उसको कैसे लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं अपन, एफ इजकल टू वन अपॉन, क्योंकि अपन ऐसे लिखते हैं ना वहाँ पे, एफ इजकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के को क्या लिखते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे आप इसकी डायमेंशन निकाल लोगे ना, ये फोर पाई कट जाएगा। फोर्स को आपको पता है क्यू वन क्यू टू को अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि एम्पियर होता है वो क्यू अपॉन टाइम होता है, तो क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगी करंट इसकी चार्ज की। तो चार्ज को लिख सकते हैं अपन, फिर यार रेडियस तो लेंथ होता ही है, तो इसको भी लिख के निकाल लेंगे गाइस, ठीक है ना। वैसे ही देखो सरफेस टेंशन को अपन निकाल लेंगे टी इक्वल टू एफ बाई एल से, टी इक्वल टू एफ बाई एल से निकाल लेंगे सरफेस टेंशन, ये होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, सरफेस टेंशन निकाल लोगे ना, फोर्स अपॉन लेंथ करके सरफेस। फिर देखते हैं अपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ठीक है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा है, उसका एनर्जी के साथ क्या फॉर्मूला आता है गाइज, ई इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी। के बी तो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो अपन निकाल लेंगे, एनर्जी का पता ही है अपने को, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख लेंगे, टी इंटू टेम्परेचर हो गया गाइज। समझ में आ गया। वैसे ही गैस कांस्टेंट का कैसे निकालेंगे, पी इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे गाइज। प्लांक कांस्टेंट का कैसे निकालेंगे, ई इक्वल टू एच म्यू, म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो अपन एच की डायमेंशन निकाल लेंगे ना, एनर्जी को लिख देंगे अपन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एच की जगह एच, म्यू को लिख देंगे अपन वन टी माइनस वन लिख देंगे, म्यू फ्रीक्वेंसी होती है ना, टाइम पीरियड का अपोजिट ही तो होती है गाइज ये, ठीक है। ये हो गया। फिर परमेबिलिटी का कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। परमेबिलिटी ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी एफ इक्वल टू, ये फोर्स का फॉर्मूला आता है गाइज, जब अपन पढ़ेंगे ना 12th के चैप्टर तो समझा दूंगा मैं ये आपको। एफ इजकल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई वन इंटू आई टू अपॉन एल इंटू आर, ठीक है। इससे निकाल लेंगे। रजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट से निकालेंगे, ठीक है। वर्क का कैसे निकालते हैं गाइज अपन, एफ इंटू एस से। करंट डेंसिटी का कैसे निकालते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है करंट अपॉन एरिया, उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। कैपेसिटेंस का कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है गाइज, ई इजकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इंडक्टेंस का कैसे निकालेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर से। एंगुलर मोमेंटम का कैसे निकालेंगे, जे इंटू आर
J इक्वल टू आर इंटू पी से, है ना। विस्कोसिटी कोफिशिएंट का कैसे निकालेंगे गाइस, F इक्वल टू 6πr/N/V/T, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है, वो वाला निकाल लेंगे। हीट कैपेसिटी से कैसे निकालेंगे गाइस, S इक्वल टू Q/A/T से निकाल लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कैसे निकालेंगे, Q/A/T इंटू एम जहाँ नीचे आ जाता है उसी को तो स्पेसिफिक बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लेंगे, है ना। और इसको कैसे निकालेंगे अपन, प्रतिबल क्या बोलते हैं इसको, F/A, अपन सरफेस टेंशन में आता है ना वो वाला, ठीक है। प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, फोर्स अपॉन एरिया ही तो बोलते हैं, उससे निकाल लेंगे। यंग मॉडुलस का कैसे निकालेंगे अपन, F/A अपॉन डेल्टा L/L, ठीक है ना, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो मीडियम का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, उसको कैसे निकालेंगे अपन, C/V से, जहाँ री ऑप्टिक्स में निकलता है ना वो वाला है, ठीक है। अब देखो हीट फ्लो अपन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में देखते हैं, डेल्टा H/डेल्टा T K/A डेल्टा T/L, तो इसका कैसे निकालेंगे अपन, निकाल लेंगे इससे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपन Fg(m1m2/r1 से R स्क्वायर से निकाल देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, खुद की ग्रेविटी अपॉन नॉर्मल ग्रेविटी, उसको भी बोलते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या निकालते हैं, ये फ्लूइड में आता है, N बराबर ρVD/N होता है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है गाइस, फ्रिक्शन का फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता है म्यू इंटू एन, ठीक है। सोलर कांस्टेंट कैसे आता है गाइस, एनर्जी, ये सोलर कांस्टेंट होता है E/AT से निकाल लेंगे। बीन्स कांस्टेंट कैसे निकलता है गाइस, B इक्वल टू λT होता है, ठीक है ना। और ये आप याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत बार आता है कि C लाइट की वेलोसिटी इक्वल टू 1/रूट म्यू नोट ई नोट होता है, और इक्वल टू होता है E/B, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है ये गाइस, ठीक है। तो मैंने ये सारे फॉर्मूले बता दिए, इन फॉर्मूलों के बेस से आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। और मैक्सिमम यही डायमेंशन पूछ जाती है आपको, ठीक है। अब अपन डायमेंशन की कुछ एप्लीकेशन भी देखते हैं, ठीक है। देखो पहला तो आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। सर ये समागता का नियम क्या होता है, देखो कि जो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज ही है ना, उन्हीं को अपन प्लस, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल और ग्रेटर देन और लेस देन कर सकते हैं। मतलब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि A+B इक्वल टू C, तो इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन है वो A की इक्वल टू है B के, ठीक है। A की डायमेंशन इक्वल टू B की डायमेंशन है, और वही C की डायमेंशन है। इसका मतलब ये हो गया गाइस, क्योंकि देखो ऐसे तो अब आप ऐसे बोलोगे यहाँ तो A+B हो रखा है सर, तो फिर आप यहाँ ऐसे क्यों नहीं बोल रहे कि A की डायमेंशन प्लस B की डायमेंशन इक्वल टू C की डायमेंशन हो गया। क्या आपके मन में डाउट आ रहा है, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है मेरे भी आता था। बताओ, मैंने ऐसे लिखा 5kg प्लस 2kg इक्वल टू 7kg, पता है ना, अभी तो सही है आपको कि 5kg प्लस 2kg इक्वल टू 7kg होता है। अब मैंने 5 को और 7 को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 7kg इक्वल टू 7kg। क्या मैंने ये जो यहाँ पे मैंने यूनिट लगाई है, ये मैंने ऐसे लगाया है इक्वल टू कि 5kg प्लस 2kg इक्वल टू 7kg, ऐसे थोड़ी लगाई है, kg थोड़ी लगाई है, नहीं ना। मैंने केजी को डबल बार थोड़ी ना लिखा, एक ही बार लिखा ना। वैसे मतलब अपन न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो ऐड करते हैं, अपन उनकी डायमेंशन और यूनिट को थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं। तो मतलब सम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार जो सेम डायमेंशन वाली यूनिट होती, क्वांटिटीज होती है ना, उन्हीं को अपन ऐड, नेगेटिव, इक्वल और ग्रेटर देन और लेसर देन कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको होता है रियल गैस इक्वेशन से, ठीक है ना। आपको दे रखा होगा कि रियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट A की वैल्यू फाइंड करो, B की वैल्यू फाइंड करो, और इस एग्जांपल से आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखो ठीक है, मैंने यहाँ भी बताया कि 2kg प्लस 1kg इक्वल टू 3kg होता है। ऐसे मत नहीं होता कि kg इंटू kg प्लस kg, यहाँ पे भी kg 2kg या kg स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो रियल गैस इक्वेशन क्या थी गाइस, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस एन बी इक्वल टू NRT, ठीक है। देखो यहाँ P को किसके साथ जोड़ रखा है, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर से। तो मतलब क्या हुआ कि P की और AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर की ना जो डायमेंशन सेम है, तभी तो जोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं और लेस ग्रेटर कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि P इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर डायमेंशनली, ठीक है। इन दोनों की डायमेंशन सेम होने वाली है। अब देखो P की तो मेरे को पता है, P क्या है, फोर्स ही तो है,
प्रेशर ही तो है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू, एक की मेरे को पता करनी है, एन पता है मेरे को, नंबर ऑफ मोल है, और वी क्या है? वॉल्यूम है, मेरे को पता है ना। देखो एफ बाई ए इक्वल टू मैंने कर दिया ए इंटू मोल स्क्वायर, एन स्क्वायर है तो अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एल स्क्वायर तो एरिया का हो गया, लेंथ का लेंथ हो गया, तो क्या हो गया? एल क्यूब। तो क्या हो गया? एल क्यूब का होल स्क्वायर हो गया गाइस, ठीक है। तो देखो एफ अपॉन ए इजकल टू ए इंटू मोल स्क्वायर अपॉन एल क्यूब का होल स्क्वायर हो गया गाइस, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको यहाँ लेके चला गया, इसको नीचे लेके चला गया, तो क्या आया गाइस? ए इजकल टू एफ अपॉन ए इंटू एल की क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर आ गया गाइस, ठीक है। अब देखो ए फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स हो गया, ठीक है। एल स्क्वायर एरिया हो गया, या एल सिक्स हो गया, ये एल जब अपन एल क्यूब इंटू एल क्यूब करेंगे तो एल सिक्स हो गया गाइस, और नीचे मोल स्क्वायर है ही। ये एल स्क्वायर से ही अपन दो एल तो काट दिए तो बच गए चार, इसको खोल के लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? एम एल की पावर 5t माइनस टू मोल माइनस टू, ठीक है। आपको एक का डायमेंशन पता चल गया ना कैसे निकाले। आप देखो बी का डायमेंशन निकालना है, तो देखो बी को किससे ऐड किया है इसने? वी माइनस एन बी किया है, मतलब घटाने के लिए भी तो नेगेटिव करने के लिए भी तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए ना। मतलब जो वॉल्यूम की डायमेंशन है वही डायमेंशन एन इंटू बी की होगी गाइस। अब वॉल्यूम की होती है एल क्यूब, एन का मोल और बी का बी अपने को पता करना है, तो क्या हो जाएगा? बी का एम जीरो एल क्यूब टी माइनस जीरो और मोल माइनस वन, ठीक है गाइस। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन कुछ आगे वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कोई भी एक्सपोनेंशियली स्टेप है, जैसे ई की पावर एक्स में कुछ लिखा हुआ है, कोई लोग वाला वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, लोग टेन बेस में ए, ऐसे कुछ भी दे रखा है, या कोई भी टिक्नोमेट्री वाला स्टेप आता है जैसे कि साइन ए प्लस बी, इनके सारे ये सब है ना जो डायमेंशन लेस होते हैं गाइस। कैसे? अब इनका यूज कैसे करते हैं? देखो ऐसे यहाँ पे दे रखा है कि x इजकल टू 1 माइनस ई की पावर अल्फा टी, और मेरे से पूछ लिया कि अल्फा की डायमेंशन बताओ, अल्फा की डायमेंशन बताओ। मैंने क्या लिखा है कि एक्सपोनेंशियल जो भी क्वांटिटीज आती है ना वो डायमेंशन लेस होती है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू टी भी तो डायमेंशन लेस है ना, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल है। तो अल्फा इंटू टी इजकल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये मेरे को दे रखा है। लेकिन टी तो क्या है? अल्फा, इन दोनों को मैंने डायमेंशन लेस कर दिया, लेकिन टी तो टाइम है, तो इसकी तो टाइम आएगा। तो अल्फा की मेरे को पता करनी है। जब मैं इस टाइम को इस साइड में लेके जाऊंगा तो टाइम इनवर्स आ जाएगा ना गाइस, तो अपने को अल्फा की डायमेंशन पता चल गई ना। समझ में आ गया? वैसे अपन लोग और टिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं गाइस। देखो ठीक है, देखो लोग एक्स कहीं भी दे रखा हो तो ये लिख देना है, साइन ए दे रखा है। अब देखो मेरे से पूछा है कि साइन में ए की डायमेंशन बताओ। अरे मेरे को बताओ साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है? एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन के होता है ना। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कटेगा तो यही तो बनेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ये भी डायमेंशन लेस ही होती है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? ये याद रखना है आपको गाइस, जहाँ भी ऐसे निकाल रहा हो तो निकाल लेना, ठीक है। देखो अब खूब सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन बट नॉट हैव यूनिट, ठीक है ना। बोला गया है कि एक भौतिक राशि ऐसी है जिसकी विमाएँ हैं लेकिन मात्रक नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बोलेगा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मात्रक है लेकिन विमाएँ नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अससेशन रीजन वाले क्वेश्चन बोलता है कि विमा होना, डायमेंशन होना जरूरी है या फिर यूनिट होना जरूरी है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो देखो मैंने इसको कैसे याद किया है। जो यूनिट है ना, यूनिट जो अपन लिखते हैं ऐसे कि 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये यूनिट है अपनी, ठीक है। तो देखो यूनिट को तो अपन ऐसे मानो कि यूनिट तो बेसिक है, मतलब कि कोई भी अपन घर बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी घर बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? घर का तो बेस फ्लोर बनाते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर। तो देखो ऐसा समझो कि जो यूनिट तो है ना, यूनिट तो घर का ग्राउंड फ्लोर है, यूनिट तो घर का ग्राउंड फ्लोर है, पर डायमेंशन है ना उसका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है। ऊपर वाले फ्लोर को अपन बोलेंगे डायमेंशन बोलेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कि यूनिट तो उसका ग्राउंड फ्लोर है और डायमेंशन उसके फर्स्ट फ्लोर है। अब मेरे को ये बताओ, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि डायमेंशन होना जरूरी है, किसी भी यूनिट होना। ऐसे देखो, ऐसे मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ आपको। इस पॉइंट पे आपको अससेशन और रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। आपको ये समझ में आया गया कि यूनिट को हम अपन मानते हैं ग्राउंड फ्लोर और डायमेंशन को हम मानते हैं अपन अपर वाली फ्लोर मानते हैं, ठीक है। अब बताओ कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब यहाँ पे दे रखा है कि उसकी डायमेंशन तो है, ठीक है, उसकी डायमेंशन तो है, लेकिन उसकी यूनिट नहीं है। क्या ये सही है कि डायमेंशन का मतलब तो हो गया फर्स्ट फ्लोर तो है लेकिन उसका ग्राउंड फ्लोर नहीं है? ये हो सकता है कि बिना ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर कैसे बना दोगे? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरी दे रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ये
ये मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है गाइस, यूनिट का मतलब ग्राउंड फ्लोर, पर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि केवल ग्राउंड फ्लोर वाला ही घर हो, ऊपर फ्लोर ही ना हो सकता है ना, खूब सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही ग्राउंड वाला फ्लोर ही होता है। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अपन यूनिट को मानेंगे ग्राउंड फ्लोर, डायमेंशन को मानेंगे फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो बिना ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर नहीं हो सकता, लेकिन बिना फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर हो सकता है। वैसे ही ऐसे होगा कि बिना बिना डायमेंशन के यूनिट हो सकती है, लेकिन बिना यूनिट के डायमेंशन नहीं होगी। समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं, आप देखो स्पेशल टाइप के एक और क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता है कि ये तो फोर्स है, ठीक है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम और ये है काइनेटिक एनर्जी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि फोर्स के फॉर्मूले को आप वेलोसिटी, टाइम और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखो। खूब सारे क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे कि यहाँ पे ए बी सी करके ऐसे निकालते हो। सर ये कैसे करते हैं, देखो फोर्स को लिखना है ना अपने को, किसके 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 फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में, एक बार किसके फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में, और टाइम के फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। फोर्स को लिखना है गाइस। देखो फोर्स को क्या लिखते हैं अपन, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि होता क्या है फोर्स, एम मास इंटू एक्सेलेरेशन ही तो होता है गाइस। तो मास का एम आ गया और एक्सेलेरेशन का हो जाएगा टी एल टी माइनस टू, ठीक है। तो फोर्स इजकल टू, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे अपन, एल टी माइनस वन, और इसके कितने पावर में लिख लिया है अपन ने, ए लिख लिया है, तो एल टी माइनस वन की पावर ए। और टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे उसकी पावर में बी लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, एनर्जी तो है काइनेटिक एनर्जी, सारी एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है। ऐसे नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप अलग से निकालने लग गए, सेम ही होता है एनर्जी कोई सी भी हो, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इसकी पावर क्या लिख लिया अपन ने, सी लिख लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना अपन मास को इक्वल करते हैं दोनों साइडों में, ठीक है। देखो यहाँ पे मास की कितनी पावर में दे रखा है, एक पावर दे रखा है, तो इसलिए लिख लिया अपन ने मास की पावर वन। और इधर किधर मास और ये रहा, ये एम है, और इसकी पावर कितनी है गाइस, ये सी है। तो एम की पावर सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनकी पावर दोनों साइडों में सेम करेंगे अपन, जब नीचे सेम है तो वन इजकल टू सी। तो सी की वैल्यू तो क्या आ गई गाइस, अपने को वन पता चल गई, ठीक है। वैसे देखो एल की पता करो, यहाँ पे एल की कितनी पावर, एक है, तो एल की पावर वन इजकल टू एल की पावर, यहाँ पे देखो ए है रही, तो एल की पावर ए, और यहाँ भी एल है क्या, नहीं है गाइस, यहाँ पे एल है, तो कितनी पावर हो गई, टू तो ये और सी है, तो टू सी। तो एल वन इजकल टू एल की पावर ए प्लस टू सी। तो अब क्या हो गया, अब दोनों की इक्वल करेंगे, तो वन इजकल टू ए प्लस टू सी। अब सी की वैल्यू अपने को यहाँ से पता है, तो वो पुट करेंगे, तो ए क्या आ जाएगा, ए इजकल टू आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब वैसे टाइम देखेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ तीन ही तो क्वांटिटी है, तो एक एक करके सबको देख रहे हैं। तो टाइम की पावर कितनी है, माइनस टू यहाँ दे रखी है, तो टाइम माइनस टू इजकल टू, यहाँ टाइम है कुछ, हाँ है, माइनस ए, क्योंकि माइनस वन इंटू ए, तो माइनस ए। यहाँ पे है कुछ, हाँ है, प्लस बी। यहाँ पे है कुछ माइनस टू इंटू सी, तो माइनस टू सी। जब अपन इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये लिखा आएगा, ए और बी की, ए और सी अपने को पहले से पता है, वो वैल्यू पुट करेंगे, तो बी क्या आ जाएगा गाइस, बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स की जगह फोर्स लिख लिया, वी की क्या लिखे थे अपन, पावर में ए लिखे थे, तो ए की वैल्यू जो आ रखी है वो वी के ऊपर लिख देंगे। टी की वैल्यू ये टाइम है, टी की वैल्यू बी है, तो बी की जो आ रखी है वो यहाँ लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपन ने सी लिखा है, सी की वैल्यू जो आ रही है जो यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन आ गए कि अपन फोर्स को, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, टेंशन, इनके फॉर्म में लिखो। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, देखो एक ऐसे आ रखा होता है कि देखो ऐसे दे देगा कि एम के एस पद्धति में मास को अपन केजीए में लिखते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, तो उसको सीजीएस में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपन सीजीएस क्या होता है, आपको पता है ना, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड वाला, ठीक है, ये तो होता है सीजीएस। और एमकेएस क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या लिखते हैं अपन, किलोग्राम, मीटर और सेकंड वाला। तो अपन उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दे रखा है कि 1 kg इक्वल टू एक्स ग्राम, कितने ग्राम होंगे आपको पता करके बताना है। तो एक की जगह एक अपने को ग्राम में पुट करना है इसको, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, केजी को क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं गाइस। तो 1000 इंटू ग्राम, ठीक है, तो इक्वल टू ए इंटू ग्राम। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 1000। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये याद रखना अपन कि v इक्वल टू जो एरिया इंटू लेंथ है ना, उसको डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सारी लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, सारी क्वांटिटीज लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब देखो इंपोर्टेंस क्या होता है डायमेंशन का, यदि आपको डायमेंशन आ रखी है ना और आपको फॉर्मूला याद है लेकिन आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप एलिमिनेट मेथड से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि देखो कि डायमेंशनली फॉर्मूला से सही है या नहीं है,
ठीक है ना। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो एनर्जी का आपके पास दो फॉर्मूले हैं, हाफ एम वी स्क्वायर और एक दे रखा है हाफ वी स्क्वायर बाई एम। पर आपको ये पता है कि एनर्जी की डायमेंशन वो आती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, ये आपको पता है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, इनकी डायमेंशन निकाल के देख सकते हो कि इसके बराबर है या नहीं, जिसमें इसकी बराबर डायमेंशन है या नहीं। देखो आपको कभी कभी ऐसा भी दे रखा होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं और वहां पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं एम वी स्क्वायर एल टी जेड, कुछ ऐसे दे रखा है। फिर दूसरे में दे रखा है एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। तो आप ऐसे वाले फॉर्मूले में ना ऑप्शन एलिमिनेट करा करो। कैसे करा करो कि देखो कि इन सबको काटने के बाद में केवल टी ऊपर कहाँ पे बच रहा है भाई, टी यहाँ पे आना चाहिए ना, एक ओनली टी बचना चाहिए, तभी तो ये टाइम का फॉर्मूला होगा। सीधी सी बात है, यदि मेरे को इस फॉर्मूले से टाइम ही निकालना है तो मतलब यहाँ पे अकेला टी ही बचना चाहिए। तो आप काट काट के देखा करो, यदि सारे कटने के बाद में केवल जहाँ पे ऊपर टाइम बच रहा है मतलब वो फॉर्मूले ही सही है, बाकी के तो सही नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है, ये आपको मैंने समझाया है। देखो ऑल फिजिकल करेक्ट इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, ऑल फिजिकल करेक्ट इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, मतलब जो अपन फॉर्मूलाज जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, क्या वो सारे फॉर्मूलाज डायमेंशनल करेक्ट होते हैं। हाँ, जिन भी फॉर्मूलेज को अपन चैप्टर्स में पढ़ते हैं ना, वो सारे फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होते हैं, तभी वो अपने फिजिकल तरीके से ना सही होंगे वो, तब क्योंकि डायमेंशन करेक्ट है तभी, ठीक है। पर सारे डायमेंशन करेक्ट फॉर्मूला फिजिकल करेक्ट तो जरूरी थोड़ी ना है, अपन तो डायमेंशन करेक्ट करके तो कुछ भी बना देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी कोई फिजिकल वैल्यू भी होगी। देखो ऐसे, देखो फिजिकल करेक्ट फॉर्मूला, देखो ये फिजिकल करेक्ट फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या ये डायमेंशनल करेक्ट फॉर्मूला भी है, हाँ होगा। देखो एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, फिर ये वी इंटू टी क्या होता है, ये भी डिस्टेंस होता है, इसको निकालेंगे तो ये भी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ही तो आएगा, ऐसे समझ में आ गया। पर देखो ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आर फिजिकली करेक्ट, ये बात गलत है यार। देखो ये मैंने लिख दिया कि ए इक्वल टू 2r स्क्वायर, अरे एरिया क्या होता है, क्या होता है एरिया, सरकमफेरेंस का, सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब मैंने पाई आर स्क्वायर लिखूं चाहे ए इक्वल टू टू आर स्क्वायर लिखूं, देखो डायमेंशनली तो दोनों करेक्ट है, क्योंकि ए होता है एल स्क्वायर और ये भी एल स्क्वायर होता है, क्योंकि इनकी तो डायमेंशन होगी नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू की। पर ये क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है क्या, ये तो गलत है ना। तो मैथ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट हो, ये बात गलत है, सारे नहीं है, सारे सही नहीं है, ये ऑल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन और भी आता है, उसमें क्या देता है गाइस कि आपको एक न्यू मेथड में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, आपको न्यू सिस्टम दे दिया। ये कैसे बोलेगा कि एक न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग मास को अपन 100 ग्राम मानते हैं, मतलब मास की वैल्यू अपने को, मास की वैल्यू दे रखा है 100 ग्राम, लेंथ को अपन 5 सेंटीमीटर लिखते हैं और टाइम को अपन 0.0 सेकेंड लिखते हैं। तो बताओ, तो अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की ना वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसे पूछ लिया अपने से ऐसे पूछ लिया कि एक नॉर्मल पहले से दे रखा था नॉर्मल फोर्स, ऐसे बोल दिया, पहले एन था, ठीक है, और उसने बोला कि अब एक न्यू सिस्टम लेके आए अपन, उसमें ना मास को अपन ने 100 ग्राम लिख दिया है, लेंथ को अपन ने 5 सेंटीमीटर लिख दिया है और टाइम को अपन ने 0.01 सेकेंड लिख दिया है। तो इसमें जो न्यू रिएक्शन नॉर्मल फोर्स आएगा ना, उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स भी तो एक टाइप का फोर्स ही है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एम एल टी माइनस टू, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, एम एल टी माइनस टू को लेकर चले जा सकते हैं अपन नीचे में, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते जाओ अपन, देखो यहाँ अपने को दे रखा है कि एम की वैल्यू कितनी है गाइस, 100, ठीक है। अब इसको ग्राम को क्या लिख सकते हैं अपन, 10⁻³ kg लिख सकते हैं ना ग्राम को, ये लिख दिया। और ये एल की वैल्यू क्या दे रखी है गाइस, अब इसने दे रखी है 5, और सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं अपन, 10⁻² और इंटू मीटर, अपन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। और सेकंड तो अपन चाहे तो MKS में लिखें चाहे CGS में लिखें, चाहे कोई सी पद्धति में लिखे, सेकंड ही आता है। तो T² इक्वल टू 0.01 इंटू 0.01 सेकेंड हो गया गाइस, ठीक है। अब देखो मेरे को ये बताओ kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड क्या होता है, यही तो होता है एम, सेकेंड स्क्वायर हो गया ना, सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या हो गया ML/T-2, यही तो होता है फोर्स, ये तो होता है फोर्स अपना नॉर्मल वाला फोर्स जिसको अपन लिखते हैं। और ये kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में दे रखा है, तो ये तो MKS वाला न्यूटन आ गया। तो देखो ये जो पुराना न्यूटन आ गया, एन आ गया, न्यूटन मतलब न्यूटन नहीं, ये नॉर्मल फोर्स, तो ये पुराना नॉर्मल फोर्स आ गया। और नया वाला नॉर्मल फोर्स अपन निकाल रहे हैं, देखो नया वाला नॉर्मल फोर्स आ गया 50N,
पहले वाले का 50 गुना मल्टीप्लाई में हो जाएगा गाइस। समझ में आ गया? आप ऐसे खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो थैंक यू गाइस, मैंने सारा डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन कवर कर दिया है, ठीक है। बाकी आपको लगता है कि सर इसमें कुछ रह गया, वो ना यार वो समझाया नहीं जाता, वो चीज़ें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब होगा। और 99% तो जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया ना, उन्हीं से होगा गाइस, ठीक है। तो पढ़ते रहिए यार आप लोग। आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आपको ना इसका जो PDF है, शॉर्ट नोट्स का PDF, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सारे हाईलाइटेड NCERT मेरी और सारे जो PYQ पेपर्स हैं सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे, बुक्स वगैरह जो सारे शॉर्ट नोट्स हैं, उन सब चीज़ अवेलेबल है। आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।